हेलो एवरीवन। ये क्लास टेंथ का ये आपको क्लास टेंथ का साइंस का पेपर है। ये साइंस का पेपर है। बेसिकली ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसमें हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आप होपफुली आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड जो 2025 में आप देने वाले हैं, ये सीबीएसई का पेपर है बेसिकली। ठीक है, ये आप किसी भी बोर्ड से पेपर दे रहे हैं, आपको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको अपने बोर्ड के पेपर में। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, इससे आप अपने तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग हम इसमें बेसिकली हम लोग सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे उसमें एक तो देखेंगे कि ये मान लीजिए कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन चार तीन और जो बच गए वो इनकरेक्ट क्यों है। और इसी दरमियान हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए साइंस के 2 पीवाईक्यू और अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये तीसरा है। ठीक है, तो कुछ इसमें जो क्वेश्चन रिपीट होंगे या कुछ कॉन्सेप्ट जो रिपीट होंगे हम आपको रिकमेंड कर देंगे। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेसिकली कि अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कोई एक केमिकल कंपाउंड बताइए जो ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पर बेसिकली आपको वॉशिंग सोडा देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर आपको बेकिंग सोडा, थर्ड नंबर आपको ब्लीचिंग पाउडर और फोर्थ नंबर आपको कॉमन साल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री तीनों जगह इसका क्या होता है, यूज होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी पक्ष है वो ये है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नाम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है। इन दो चीजों के लिए हम आपको बताते हैं कि वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम कार्बोनेट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये फॉर्मूला किसका है, बेसिकली ये आपको वॉशिंग सोडा का है फॉर्मूला। तो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट भी है जिसमें 10H2O होता है। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा, अब तो करेक्ट ऑप्शन हमको मिल गया। हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। जैसे बेकिंग सोडा कोई कहे तो बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, इसे हम लोग किचन सॉल्ट भी बोलते हैं, किचन सॉल्ट भी बोलते हैं। आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl होता है बेसिकली। आप इसे आप इसे जो है कि CaOCl2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ हो गया हमारे। तो ऑप्शन नंबर बी, डी और सी हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यहाँ पे 4 रिएक्शन मेंशन किए गए हैं। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे ये आपको 4 रिएक्शन मेंशन किए गए हैं। इन रिएक्शंस में आपसे ये बातें कही जा रही है कि इन चारों रिएक्शन में क्या डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर बेसिकली देख पा रहे होंगे कि ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर आपको ये सिल्वर नाइट्रेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये सिल्वर क्लोराइड है, वहाँ पर इसके बाद से यहाँ पर आपको सोडियम नाइट्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ बेसिकली, तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो Ag जो है वो Cl के साथ चला गया है और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ चला गया। तो ये बेसिकली क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपका
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सोडा, ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके बाद से ये आपको वाटर है, दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना, ठीक बात है। यहाँ पर भी देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पोटेशियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया है, और यह जो NO3 है ये इसके एक H के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बना दिया है, ठीक बात है ना। तो ये भी बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ भी आप देखेंगे तो जो जिंक है वो सल्फाइड के, सल्फर के साथ जाके सल्फाइड बना है, जिंक सल्फाइड, और यहाँ पे ये HCl बना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो मतलब ये तीनों जो है, ए और सी और डी, ये तीनों सेम है ना, इसमें जो डिफरेंट है वो बी है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अलग है इनसे। होपफुली आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप नजर डालें तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स, ये जो रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली एक मेंशन है, इसमें यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर जो आपको एक्स ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमको आइडेंटिफाई करना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्विक लाइम लिखा है, फिर यहाँ पर जिप्सम लिखा है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है, फिर आपको लाइम स्टोन लिखा है, ठीक बात है ना। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हीट किया गया है, तो ये तो CO2 इधर हो गया, यहाँ पर बोलेगा आपको CaO। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइम स्टोन क्या होता, तो लाइम स्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, मतलब ये बेसिकली जो दिया था ये खुद ही क्या था, लाइम स्टोन था, ठीक है, तो सी तो इनकरेक्ट है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये पड़ा है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में 2H2O होता है, ठीक बात है ना, तो ये आपका जिप्सम है, जाहिर सी बात। और आपको एक बात और पता होगा कि जिप्सम को हीट करने पे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लास्टर नहीं सही है, ये जिप्सम नहीं सही है, आपका क्विक लाइम सही है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको सब बातें समझ में आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करनी है। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जैसे कि आपको ये बात पता है कि इंडिकेटर जब हम लोग एसिड, साइंस का जो चैप्टर है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर होता है हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये जो आपने चैप्टर देखा होगा, इस चैप्टर के अलोंग आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इसमें जो आप लोग हेडिंग टॉपिक पढ़ते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, वहां पे आप इंडिकेटर्स को बेसिकली दो प्रकार के पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर, है कि नहीं, और दूसरा आप पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये दो प्रकार के आप इंडिकेटर पढ़ते हैं। इस इंडिकेटर में आपको इसमें से ये बताना है कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर कैसे इंडिकेटर होते हैं, बेसिकली जो नेचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली ह्यूमन मेड हो सकते हैं इंडिकेटर, ठीक है। चलिए तो देखिए लिटमस नेचर द्वारा प्रोवाइड होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ये तो हमको सिंथेटिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। टर्मरिक एंड लिटमस ये नेचर द्वारा होता है, तो बी करेक्ट है। फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज नहीं हो सकता, मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है।
आपके लिए हम एक काम छोड़ के जाते हैं कि आप ये बताइए कि जो टर्मरिक होता है ना, ये एसिड के अंदर किस प्रकार का कलर होता है इसका, और बेस के अंदर कैसा होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिटमस का आपको बता सकते हैं कि लिटमस एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है। इसके भी रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपको मेंशन किए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि बाकी से कैसे डिफरेंट। ये बाकी जो है कि आपको यहाँ पर पहला ये आपको दिख रहा है, ये दूसरा हाइड्रोकार्बन दिख रहा, ये तीसरा हाइड्रोकार्बन, ये चौथा हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। आपको ये एक बात पहले पता है, जब आप केमिस्ट्री के अंदर, जब आप केमिस्ट्री में अपना चैप्टर जो पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप ये जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें एक आपको टॉपिक पढ़ने को मिलता है जिसे आप लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक बात है, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उसे आप लोग बेसिकली क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक बात है। अब जब इसकी क्लासिफिकेशन आप करने आते हैं तो ये बेसिकली आपको दो प्रकार के देखने को मिलता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब आप इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको इसमें इसमें केवल एक में देखने को मिलता है जिसको आप लोग अल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड में आपको अल्कीन और अल्काइन ऐसे सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब अल्केन के बारे में आपको आइडिया है कि ये CnH2n+2 को फॉलो करता, ये CnH2n को फॉलो करता, ये CnH2n-2 को फॉलो करता है। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इनको हमको बताना है कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को, क्योंकि बेसिकली जब C की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 4+2 करना पड़ेगा, जिससे ये बन गया C4H10। इसका नाम क्या होता होगा आप कमेंट में बता सकते हैं, वैसे हम लिख देते हैं ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। अच्छा, इसकी अब बात कर लीजिए, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, क्योंकि C की वैल्यू 4 तो 2 इंटू नहीं 7, 2 × 7 तो ये कितना हो जाएगा? CH14। ये क्या है बेसिकली? तो ये हेप्टीन है। ठीक बात है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये भी इसको फॉलो कर रहा है और ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बी जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर रहा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली है सेलेक्ट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन देखिए यहाँ से ध्यान से, अब देखिए हमने आपके लिए लिखा है यहाँ पर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट टर्न्स फैट एंड ऑयल्स इनटू सोप एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, सोप एंड ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? टर्न कर देता है किसको? फैट ऑन ऑयल्स को। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, अब हमें बेसिकली क्या समझना है? हमें ये समझना है कि इन जो रिएक्शंस दिए गए हैं ना नीचे, ये जो आपको
ये वाला रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला रिएक्शन आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इस रिएक्शन में, फिर इस रिएक्शन में, फिर इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कौन रिएक्शन है जो एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन आपने अभी देखा कि सॉप एंड ग्लिसरॉल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर सी नंबर को देखिए, सी नंबर में ये जो आपको दिख रहा है ये रिएक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये आपको रिलेटेड है एस्पोनिफिकेशन से, ये सोडियम एसीटेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। क्या है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है आपको कि Al2O3 है, HCl है और AlCl3 है और वाटर है जो बन रहा है। ठीक बात है। इन और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D मस्ट बी। अच्छा, बेसिकली आप इसे बैलेंस करेंगे ना तो आपको जो है कि इसका वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप इसे, इस केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर मेंशन है, अगर इसको आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लिखें, आप इसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए जरा, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है, इधर एल्युमिनियम आपको कितना 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। ठीक बात है। अच्छा, तो आपको एक नज़र पड़ गई कि C की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 2 है। अभी देख लेते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 लिखने से क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई इधर, तो क्लोरीन इधर 6 हो गया, तो इधर भी आपको क्लोरीन को 6 करना पड़ेगा, तो B की जगह यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब B की जगह यहाँ पर लिखने से 6, आपको हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, पर हाइड्रोजन इधर तो 2 पड़ा है, तो इधर आप बेसिकली 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको एक तो बात तो पता चल गया कि B जो है हमारा वो 6 है, C जो है हमारा वो 2 हो रहा है और D जो है वो हमारा 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन 3 है इधर को और इधर भी ऑक्सीजन 3 है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, यानी A की जगह 1 लिख दीजिए, यानी A कितना है, 1 है। जो भी ऑप्शन हो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा खास नहीं है, बेसिकली ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को लिए लिखने के लिए कह रहा है, ये अनबैलेंस तरीके से लिखा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक आंसर बता सकते हैं कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों होती है, आखिर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक बात है ना, 4 वायर्स एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ वायर रिस्पेक्टिवली आर। अब जरा सोचिए ध्यान से, आपको पहले एक बात तो पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी को रो से दिखाया जाता है, ये क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन ए, एल एल। फिर यहाँ से अगर आप आर को कैलकुलेट करना चाहें तो आर इक्वल टू आपको ये देखने को मिलेगा, बेसिकली ये लिखा है कि जैसे रो इक्वल टू, आपको पता है कि रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, रेजिस्टिविटी बेसिकली, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से बेसिकली अगर आप आर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रो में इधर एल जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो एल इंटू आर ए हो जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा आपको यहाँ पे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको मिल गया। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ओम्स लॉ से आप लेके आते हैं, क्या होता है वहां पर V इक्वल टू आई आर लेके आते हैं, यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन में I। चलिए, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने निकाल लिया। ठीक बात है।
अब ये कह रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस को मिनिमम हमको प्राप्त करना अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो। अब इस केस में देखिए आपको L की वैल्यू यहाँ पे L/4 भरना है। फिर ये D/2 किसका है, डायमीटर है। और एरिया के बारे में आपको पता है, एरिया इक्वल टू होता क्या है, एरिया इक्वल टू होता है πr²। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो वायर होता है बेसिकली ऐसे सर्कल ही रूप में होता है ना, तो ये सर्कल जैसे, तो सर्कल का जो एरिया होगा वही एरिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात पता है, पाई आर तो दिया नहीं, ये तो डायमीटर दिया है। तो आपको एक और बात पता होगा कि आर इक्वल टू क्या होता है, D/2, मतलब डायमीटर अपॉन में हाफ, तो वो आर हो जाता है। तो यहाँ पे D/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब इन सारे चीजों का आपको इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना है। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली समय टाइम कंज्यूमिंग के लिए है। ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपके लिए प्रयास किया है, ये R1 के लिए हमने किया है। ये पहले ऑप्शन को हमने सॉल्व किया, आप इसे देखिए यहाँ पे हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है। जिससे ये 1/2 रो L अपॉन में D/d² के रूप में आया है। ऐसे इसको कीजिए, ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए। फिर आप कंपैरिजन कीजिए कि किस में मिनिमम आ रहा है, कौन से में मिनिमम मिल रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा कि एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP शॉर्ट फॉर्म में से आप UNEP कभी आ जाए कि UNEP का फुल फॉर्म बताइए, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को याद रखना है। फोर्स्ड एन एग्रीमेंट टू, ये एक एग्रीमेंट फोर्ज किया, ठीक है। किसके लिए, तो देखिए रिड्यूस CFC प्रोडक्शन। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक बात है ना। अब ये फ्लोरोकार्बन क्या होता है, तो बेसिकली ये ओजोन डिप्लेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओजोन डिप्लेशन के लिए ये बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांस मतलब ODS भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ODS पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांस, ठीक बात है। इसने ये जो UNEP है ये फोर्ज किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जो 1987 में एक प्रोटोकॉल आई थी मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बेसिकली आपको कनाडा के अंदर देखने को मिलेगा, एक जगह का नाम है, वहां पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि ODS सबस्टांस को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ठीक है। जिससे ओजोन के डिप्लेशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो चलिए होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अब 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रा, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबा और उसके बाद से यहाँ पर एस्पायरोग्रा, ठीक है। तो दे आर द यूनिसेलुलर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्रॉप प्लांट, है ना। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्नल प्लांट मस्ट बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, TT और TT होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने आपको वीडियो जो साइंस का हमने वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उस साइंस के वीडियो के पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने वहाँ पे हार्ट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन आप इसे फास्ट कर सकते हैं, इसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर्ट हमारे जो चैप्टर के अंदर है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और आप इसे करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पार्ट ऑफ एन फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इज आर। ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को इंटरेक्ट करता है? तो पीटल्स, पीटल करता है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। देखिए 14 क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई आर। ठीक बात है ना, मतलब कहने का मतलब जो रेनबो जो बनता है ना, रेनबो जो फॉर्म होता है स्काई के अंदर, उसके अंदर किस प्रकार के फिनोमिना जो है कि फिनोमिना जो है कि मेंशन होता है। ठीक बात है। अब देखिए आपको बेसिक पता है कि जो हमारे पास ये क्या होता है, बेसिकली प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म पे ऐसे व्हाइट लाइट पड़ती है और यहाँ से जो है कि ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बेंड होने लगता है। ठीक है, और इसके बाद से पूरा पूरा ऐसे ऐसे बेंड होने लगता है। ठीक है, ये सब टाइप की चीजें यहाँ पर आपको विबग्योर देखने को मिलता है। विबग्योर देखने को मिलता है। 7 कलर्स है ना, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड देखने को मिलता है। 7 कलर्स। इसके ऊपर आपको आईआर देखने को मिलता है, इंफ्रारेड। यहाँ पे इसका आपको यूवी देखने को मिलता है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद से आपको यहाँ पर डिस्पर्जन देखने को मिलेगा, और डिस्पर्जन हमारे पास यहाँ से इंटरनल जो है कि रिफ्लेक्शन आंखों पर देखने को मिलता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर ये सारी बातें मेंशन होगी। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपको होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। वैसे हम आपको एक फिगर भी दिखा देते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में फिगर बनी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, आपको यहाँ से क्लियर होगा कि जैसे ये मान लीजिए कि ये ड्रॉप है ना, यही वो ड्रॉप है, और इस पे जो वाइट लाइट की बीम पड़ रही है, इसके बाद से ये डिस्पर्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसके बाद से ये हमको ऐसे दिखते लगते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, ये बेसिकली जो पिक्चर था इससे पहले वो आपको हमें दिखाना था। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि पीटल जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे होता है, ये पीटल वाला पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर्स के। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन हम अपने के लिए कर दिए थे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कुछ ये रहा आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में हमको ये स्टेटमेंट दी गई है। आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमें जानकारी नहीं ओजोन के बारे में। हाँ, ये हार्म हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, बेसिकली ये आपको हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, पर पॉइजनस है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आपको पता है कि ये O3 होता है, इसका फॉर्मूला है ना, ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बनाता है यूवी के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हार्मफुल नहीं है, पॉइजनस नहीं है, हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट होते ही आपको ये तो सही नहीं हो सकता, बी तो सही नहीं हो सकता, यानी अब सी और डी में कुछ करेक्ट होगा। अब यहाँ पे डी को पढ़िए, एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ। यहाँ ध्यान से देखिए क्या मेंशन है कि एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वो जोन परफॉर्म मोस्ट इसेंशियल फंक्शन। मोस्ट इसेंशियल फंक्शन लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से, अब अगर आपको अगर आइडिया हो तो आपको आपने देखा होगा कि ये अर्थ के बेसिकली जो लेयर्स होते हैं, ये अर्थ होगा। ठीक है, और अर्थ के ऊपर आपको ट्रोपोस्फेयर है ना, उसके ऊपर स्ट्रेटो, उसके बाद से मीजो, उसके बाद से आयोनो, और उसके बाद से एक्जोस्फीयर देखने को मिलेगा। और जो बेसिकली आपको ये ओजोन की गैस जो देखने को मिलेगी, ये बेसिकली आपको स्ट्रेटो में, ये नीचे वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी ऐसे। ठीक है ना, तो ये यहाँ मिलती है। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में ये मेंशन है कि यहाँ पे
ओजोन इज यहाँ पे देखिए कि एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये हमारा डी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डी इनकरेक्ट हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं हो सकता, यानी हमारा सी जो है कि करेक्ट आंसर है। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखिए कि अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजेस इन टर्म ऑफ एनर्जी इफ इट हैज टू ट्रॉफिक लेवल। टू ट्रॉफिक लेवल, अब आपको पता है कि ये जो होता है एनर्जी का पिरामिड होता है। ठीक है, इसमें ये ट्रॉफिक लेवल्स बने होते हैं। आपको पता है कि ऊपर जाने पे जो एनर्जी है बेसिकली वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक बात है, तो बहुत ज़्यादा अगर ट्रॉफिक लेवल है तो इधर 10% रूल होता है ना, 10% रूल होता है, 10% रूल से एनर्जी कम होने लगती है। अब क्या है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी लो होने लगेगी। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है कि ट्रॉफिक लेवल कम हो। ठीक है, तो ये नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इसके बाद से कुछ एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा कि ऑक्साइड ऑफ अ मेटल सो बेसिक कैरेक्टर, करेक्ट बोल रहा है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तो वो एसिडिक होते हैं। देखिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, वो आपको एसिडिक देखने को मिलेंगे। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको बेसिक देखने को मिलेंगे। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड, सही बात है, सही बात है कि अगर ये बेसिक होते हैं तो रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, आपने पढ़ा है ना न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल का ऑक्साइड हो गए। अभी अगर रिएक्ट बेस हो गए, जो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर रिकमेंड कर दिया जाता है, यहाँ पर दे दिया जाता है। और जब आप आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 17, 17 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बस ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहां देखिए, ये आपके स्क्रीन पर रहा। 18 क्या कह रहा कि यहाँ पर रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड। हाँ भाई करेक्ट बात है, आपने देखा होगा कि रेड लाइट किस में बने होते हैं, जो है ना वो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए बने होते हैं। अच्छा, रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, अगर स्कैटर्ड कर गया तो भाई दूर तक कैसे ट्रेवल करेगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। रेड लाइट नॉट स्कैटर एट मोस्ट, इट एक्चुअली स्कैटर द लीस्ट, ये लीस्ट स्कैटर करता है ऑन द विजिबल लाइट कलर बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए जब आप प्रिज्म वाली बातें जब पढ़ते हैं कि व्हाइट लाइट जब इससे जाती है तो जो इसमें 7 कलर्स आते हैं उसमें सबसे ऊपर होता है क्या, रेड लाइट। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है, मतलब दूर तक जाता है। ठीक बात है ना, तो ये स्कैटर्ड कम होगा। जो नीचे है क्या आपका यूवी लाइट, वो स्कैटर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो नजदीक, उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए इसका आंसर बताने में कोई इशू नहीं है, पीछे जब आप देखे थे ये जब सही, ये जब जैसे गलत हुआ आपको पता है इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि इन ह्यूमन बीइंग मेल्स हैव एक्स एक्स क्रोमोजोम। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मेल के अंदर तो एक्स वाई होता, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता। गलत, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके लिए हमारा डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन एंड
परसीव अ पार्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक बात है। रिसेप्टर जो है कि वो हमारे सेंस ऑर्गन में ऐसे टाइप का होते हैं, सारी चीजें लोकेट होते हैं। डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, डिफरेंट रिसेप्टर, ठीक बात है बिल्कुल। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन इसको कर रहा है। तो ये कुछ हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है, इस सेगमेंट में, ठीक है। और हमने अभी 2 वीडियो और करेंगे इसके लिए, है ना, पार्ट 4, और उसके बाद से आएगा हमारा पार्ट 5, ठीक बात है। अब तक हमने 1, 2 और 3 कर दिया है, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन कॉमन है उसको हम एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किए हैं, क्योंकि हम पहले अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर चुके हैं। होपफुली आपका बोर्ड के पेपर में आपको क्या करेगा, अच्छा हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए।